हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे भाई सभी प्यारे दोस्त? एक बार बताएंगे बिल्कुल मस्त, जिंदाबाद और एकदम झक्कास हैं। तो एक बार जल्दी सभी दोस्त सभी साथी क्लास में आके जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने शानदार जानदार से क्लास की शुरुआत करेंगे। तो एक बार जितने भी साथी हैं, जितने भी प्यारे दोस्त हैं, सभी साथी, सभी दोस्त, सभी प्यारे बच्चे, सभी नन्हे मुन्ने एक बार आ जाएं, क्लास में जुड़ जाएं ताकि अपने शानदार जानदार से क्लास की शुरुआत कर सके। तो बेटा जी, आज हम करने जा रहे हैं आत्म परिचय। ठीक है भाई, आज हम करने जा रहे हैं दोस्त आत्म परिचय। कहोगे दीदी अभी तो किया है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसको आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इनके क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, क्योंकि भाई देखो यहां से आपका सवाल बनता है पद्यांश से। तो पद्यांश तो हम कर ही चुके हैं, सभी को हम सॉल्व भी कर चुके हैं और अभी यहाँ पर बारी है एमसीक्यू प्रश्न उत्तर की और अभ्यास प्रश्न उत्तर की। और इसके साथ ही इसमें जो रिक्त स्थान एंड फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान एंड ट्रू फॉल्स के जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। ठीक है, तो एक बार जल्दी से सभी लोग, सभी दोस्त, सभी साथी टाइम से जुड़ जाएंगे। लोधी, विकास, प्रियंका, नवल राजपूत, अंशुल, रतिराम रेकवार, राधे राधे भाई, राधे राधे सभी दोस्तों को, सभी साथियों को, सभी बच्चों को राधे राधे। बेटा पीडीएफ भी आपके मिलने लगेंगे। आप जहां पर क्लास आपकी होती है वहीं पर ही, जहां आपका वीडियो सेक्शन का ऑप्शन है उसके साइड में ही एक ऑप्शन होता है पीडीएफ का, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है भाई। हेलो बेटा जी, हेलो 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 बेटा। चलिए, हाँ मैं बढ़िया भाई। आप सभी दोस्त सभी साथी कैसे हैं एक बार जल्दी से बताएंगे कि हाँ दीदी बिल्कुल, बस हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, तो भाई शुरुआत की जाए, प्रश्नों की शुरुआत की जाए, पहले क्वेश्चन की, पहले सवाल की कि भाई इसका आंसर सही जवाब क्या होगा। तो भाई पहला सवाल आपका यहाँ पर है कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था। तो क्या बताओगे भाई, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कहाँ पर हुआ है, कहाँ पर हुआ था? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। हाँ, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन आ रहे हैं भाई सभी के, ए बी सी डी। तो क्या कहोगे दोस्त? भाई ऑप्शन डी, यानी कि इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ भाई? इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। ठीक है भाई। अगर वहां पीडीएफ अभी नहीं आए हैं तो भाई जल्दी ही आने लगेंगे। ठीक है, अभी परेशान ना होइए, टाइम से आपको मिल जाएंगे। ओके भाई। नेक्स्ट, हरिवंश राय बच्चन को किस विश्वविद्यालय से डॉक्टर की उपाधि मिली थी? दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या फिर हार्वर्ड? तो क्या बताएंगे भाई? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि हरिवंश राय बच्चन को किस विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी? हाँ जी, क्या बताएंगे भाई? ऑप्शन ए बी सी या फिर डी? चार ऑप्शन दिए गए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय या फिर हार्वर्ड विश्वविद्यालय। हाँ, चलिए जी, क्या कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे दोस्त, क्या कहेंगे भाई? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ठीक है भाई, आगे आते हैं। अब यहां पर कहा गया है कि भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, पंक्ति में कवि क्या दर्शाना चाहता है? मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। तो क्या कहोगे भाई? आलस्य, जिम्मेदारियों का बोझ, विजय की भावना या फिर संसार से मोह? क्या बताओगे, यहां पर कवि क्या दिखाना चाहता है? हाँ जी, क्या कहेंगे भाई कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं? यहां पर कवि क्या बताना चाहते हैं?
ऑप्शन बी यानी कि जिम्मेदारियों का बोझ। कि जग जीवन का भार वास्तव में है क्या, तो जिम्मेदारियों का बोझ है। कहा गया है मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। यहाँ पर स्नेह सुरा का अर्थ क्या है? साधारण शराब है, ईर्ष्या है, प्रेम रूपी मदिरा है, या फिर ऑप्शन डी जल है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, क्या उत्तर होगा सही? मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। यानी कि प्रेम रूपी मदिरा की बात हो रही है। क्या कहोगे जी? प्रेम रूपी मदिरा की बात हो रही है। कहा गया है मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। पंक्ति से क्या भाव व्यक्त होता है? स्वार्थ का, समाज सेवा का, आत्म केंद्रित प्रवृत्ति का, या फिर मनमौजी और स्वतंत्र स्वभाव का? क्या बताओगे? कहा गया है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। पंक्ति में क्या भाव व्यक्त होता है? हाँ, नेक्स्ट क्या है भाई? मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं। पंक्ति में क्या भाव व्यक्त होता है? स्वार्थ, समाज सेवा, आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, या फिर मनमौजी और स्वतंत्र स्वभाव? क्वेश्चन नंबर अगर मेंशन करके आंसर देंगे तो भाई ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देंगे। हाँ, क्या कहेंगे दोस्त? ऑप्शन डी है, यानी कि मनमौजी और स्वतंत्र स्वभाव का भान होता है। यहां पर कहा गया है मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। इस पंक्ति का सही भावार्थ क्या है? मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना, तो ज्ञान बढ़ाना है, पढ़ाई बंद करना है, या सांसारिक ज्ञान को भुलाना है, या फिर शिक्षा से मोह है? क्या बताओगे? क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जिसमें दोस्त आपको ये बताना है कि मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या रहेगा? हाँ जी, यहां आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? सांसारिक ज्ञान को भुलाना। क्या कहोगे भाई? सांसारिक ज्ञान को भुलाना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पर आते हैं। कहा गया मैं और जग और, यहाँ किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? अनुप्रास का, श्लेष का, यमक का, या फिर उपमेय का? और मैंने जब क्लास में आपको बताया था, करवाया था, तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो और शब्द है ये किस अलंकार को कनेक्ट करते हैं। जल्दी से बताओ। बताएंगे भाई? मैं और जग और, यहां पर किस अलंकार का प्रयोग है? तो क्या कहोगे दोस्त? यमक का। क्यों? क्योंकि यहां पर एक ही जैसे 3 शब्द हैं, लेकिन तीनों का जो अर्थ है वो अलग अलग है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। समाज से दूरी बनाना, ज्ञान का प्रचार करना, प्रेम और आनंद का संदेश देना, राजनीति करना। क्या बताओगे? मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। इस पंक्ति में कवि का क्या उद्देश्य है? समाज से दूरी बनाना, ज्ञान का प्रचार करना, प्रेम और आनंद का संदेश देना, या फिर राजनीति करना? प्रेम और आनंद का संदेश देना। क्या कहेंगे जी? प्रेम और आनंद का संदेश देना। अब बात करते हैं कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है के रचयिता कौन है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर मैथिली शरण गुप्त? क्या बताओगे? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसके रचयिता कौन होंगे? जूली, हिमांशु? भाई देखो, क्वेश्चन नंबर मेंशन करके फिर आंसर करो। क्वेश्चन नंबर
मेंशन करना है, फिर जवाब देना है, फिर उत्तर देना है। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। चलिए जी, बहुत बढ़िया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया है? प्रेम की पीड़ा का, संघर्ष की विजय का, समय की गति और परिवर्तनशीलता का, या फिर प्रकृति की सुंदरता का? क्या बताओगे? दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया है? बताएंगे। समय की गति और परिवर्तनशीलता का, कि भाई समय कैसा है? समय भाई अपनी तेज गति में बढ़ता जाता है और समय इसके साथ ही साथ परिवर्तनशील है। समय इसके साथ ही साथ परिवर्तनशील है। ठीक है जी। आगे आते हैं। कविता में पंथी शब्द का अर्थ क्या है? कविता में पंथी शब्द का अर्थ क्या है? पक्षी है, सूर्य है, राह पर चलने वाला यात्री है, या फिर संत है? क्या बताएंगे भाई? कविता में पंथी शब्द का अर्थ क्या है? पक्षी, सूर्य, राह पर चलने वाला यात्री, या फिर संत? ऑप्शन सी, राह पर चलने वाला यात्री। क्या कहेंगे दोस्त? राह पर चलने वाला यात्री। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। कवि ने पक्षी के किस भाव का चित्रण किया है? क्रोध का, ईर्ष्या का, वात्सल्य का, या फिर घृणा का? कवि ने पक्षी के किस भाव का चित्रण किया है? क्रोध, ईर्ष्या, वात्सल्य, या फिर घृणा? क्या कहेंगे भाई? ऑप्शन आपका सी है, यानी कि वात्सल्य का। तो भैया जैसे आपकी माता श्री आप लोगों के साथ, आपके पिताजी आप लोगों के साथ अपना वात्सल्य भाव दिखाते हैं, वैसे ही उसी को ही अनुभव करते हुए यहाँ पर कवि ने भी एक चिड़िया का अपने बच्चे के प्रति जो उसका वात्सल्य भाव है उसको यहाँ पर दिखाती है। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो क्या कहेंगे भाई? एक यहाँ पर किसको दिखाया गया है, किसको उजागर किया गया है? तो चिड़िया के अपने बच्चे के साथ वात्सल्य भाव को उजागर किया गया है। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। आते हैं नेक्स्ट पर। मुझसे मिलने को कौन विकल्प पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, या फिर रूपक अलंकार? क्या बताओगे? मुझसे मिलने को कौन विकल्प इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 15 है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। जब ये प्रश्न मन में आता, हाँ चलिए क्या कहेंगे भाई? ऑप्शन सी, यानी कि अनुप्रास। ओके, कविता में मैं हूं किसके हित चंचल पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमेय, अनुप्रास, प्रश्नालंकार, या फिर यमक? उपमेय अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, प्रश्नालंकार है, या फिर यमक अलंकार है? क्या बताएंगे भाई? हाँ, क्या बोलेंगे भाई? यहां पर कह देंगे भाई प्रश्ना अलंकार है। कविता में कवि का जो मन है वो कैसा प्रतीत होता है भाई? क्रोधित, संतुष्ट, उत्साही, या फिर अकेला और बेचैन? क्या बताओगे? यहां पर कवि का जो मन है, कवि का जो हृदय है,
वो कैसा प्रतीत होता है, किस तरह का प्रतीत होता है? तो कहेंगे भाई क्रोधित होता है, संतुष्ट होता है, उत्साही होता है, अकेला और बेचैन होता है। कैसा होता है भाई? हम्म, अकेला और बेचैन। बहुत बढ़िया। निशांत, अंशुल, डॉली, श्रीकांत, पीयूष, वेरी गुड। शिवम, तो क्या कहेंगे भाई? अकेला और बेचैन प्रतीत होता है। कहा गया है कि यह प्रश्न शिथिल कर्ता पद को इस पंक्ति का भावार्थ क्या है? इस भाव का अर्थ क्या है? तो भाई उत्तर मिलने पर गति बढ़ जाती है, प्रश्न के कारण चलना धीमा हो जाता है, चलने में आनंद आता है, उत्तर से दुख बढ़ जाता है। क्या बताओगे? यहां पर मैं आपको भले ही एमसीक्यू करवा रही हूं, पर आप लोगों को पता होगा कि इसके थ्रू भी आपको बहुत सारी चीजें याद हो जा रही हैं, जो कि आपके लेखन में जब कोई प्रश्न उत्तर करोगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में, उसमें भी काम आएगा। आपको व्याख्या करनी होगी, उसमें भी काम आएगा। प्रश्न के कारण चलना धीमा हो जाता है। भाई क्या किसी को ये नहीं लग रहा कि डी ऑप्शन भी हो सकता है, कि उत्तर से दुख बढ़ जाता है? हाँ, क्या किसी को ऑप्शन डी नहीं लग रहा भाई? देखो जैसे ही डी कहा, अब डी के आंसर आने लगे, लेकिन ये नहीं सोचा कि भाई सही है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है हम कंफ्यूज हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है दीदी गुमराह कर रही है, बस डी कह दिया तो डी की लड़ियां लगा दी। यहां पर पूछा गया है कि यह प्रश्न शिथिल कर्ता पद को इसका भावार्थ क्या है। तो यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन है जो कि कंफ्यूजिंग है। एक तो ये कि प्रश्न के कारण चलना धीमा हो गया है, और दूसरा ये कि उत्तर से दुख बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पर क्या है बेटा जी? सही आंसर अगर आप देखोगे तो क्या कहलाएगा कि उत्तर से दुख बढ़ जाता है ना। जैसे ही उत्तर मिला, जब तक भैया मन में प्रश्न तो कई सारे प्रश्न थे, पर उन प्रश्नों से तो कदम नहीं रुके, लेकिन जैसे ही इस प्रश्न का उत्तर मिलता है ना, तो जैसे ही उस प्रश्न का उत्तर भैया उसको उत्तर मिलता है, उसको उत्तर मिलता है ना कि उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा है, और जैसे ही ये उत्तर उसे मिलता है, वैसे ही उनके जो कदम हैं वो धीमे हो जाते हैं, दुख उनका बढ़ जाता है। ठीक है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, पंक्ति से क्या भाव है? स्वार्थ, समाज सेवा, आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति या फिर मनमौजी? भैया ये तो हम कर ही चुके हैं। चलो ये बताओ मुझे भाई, जल्दी 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 शब्द में कौन सा अलंकार है? जल्दी जल्दी शब्द में कौन सा अलंकार है, बताएंगे एक बार? हाँ, मुझे यहाँ पर बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी शब्द में कौन सा अलंकार है? क्या कहोगे भाई? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। क्या कहेंगे दोस्त? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है। अब कर लेते हैं यहां पर थोड़ी सी ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, देखते हैं कौन सही जवाब देता है। ट्रू एंड फॉल्स। हाँ, यहां कहा गया है कि कवि कहता है कि वह जीवन में जिम्मेदारियों का भार उठाता है। क्या ये बात सत्य है या असत्य है? साहिबा बानो बताएंगी भाई, कि कवि कहता है कि वह जीवन में जिम्मेदारियों का भार उठाता है, सत्य है या फिर असत्य है? सत्य है। बहुत बढ़िया कोमल, बहुत बढ़िया कोमल राजौरिया, बहुत बढ़िया भाई। क्या कहेंगे? कि वो कहता है कि हाँ भाई वो जीवन में जिम्मेदारियों का भार उठाता है। कहा गया कि सांसों के तार पंक्ति में उपमा अलंकार है। क्या भैया सांसों के तार पंक्ति में उपमा अलंकार आपको दिख रहा है? क्या बेटा जी यहाँ आपको सांसों के तार पंक्ति में उपमा अलंकार दिखाई दे रहा है?
और उपमा अलंकार आपका होता कहाँ पर है ये भी बता दो। असत्य है, बहुत बढ़िया तरु, असत्य है क्योंकि इसमें उपमा अलंकार नहीं है। ठीक है, उपमा अलंकार में होता सांसों सा तार, जहां पर सा, सी, से, जैसा, जैसी कंपैरिजन की चीजें आ जाए वहां पर होता है उपमा अलंकार। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। कवि कहता है कि वह जग का बहुत ध्यान रखता है। क्या ये सही है? कवि कहता है कि वह जग का बहुत ध्यान रखता है, सही है या गलत है? हाँ, बताएंगे दोस्त। कवि कहता है कि वह जग का बहुत ध्यान रखता है, सही है या गलत है? हाँ, भाई क्या कहेंगे कि कवि कहता है कि वह जग का बहुत ध्यान रखता है, तो कहेंगे बेटा जी असत्य है, क्योंकि कवि ने कहा है कि मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं, है ना, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। कवि संसार को अपूर्ण मानता है, सत्य असत्य? कवि संसार को अपूर्ण मानता है, सत्य है या फिर असत्य है? तो भाई क्या कहेंगे? सत्य है। क्या कहोगे दोस्त? सत्य है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है में चिड़िया अपने बच्चों के लिए चिंतित दिखाई गई है, सत्य है असत्य है? बताएंगे भाई। दिन जल्दी जल्दी ढलता है में चिड़िया जो है अपने बच्चों के लिए चिंतित दिखाई गई है, सत्य है या फिर असत्य है? सत्य है। क्या कहेंगे दोस्त कि भाई क्या है यहाँ पर? सत्य है। क्या है दोस्त? तो कहेंगे बेटा जी सत्य है। ठीक है। कवि कहता है कि उसके रोने को लोग छंद बनाना समझते हैं, सत्य असत्य? भाई जब कवि रोता है तो उसके रोने को छंद बनाना कह दिया जाता है, सत्य होगा या असत्य होगा? क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। कवि यहाँ पर कह रहा है कि जब मैं रोता हूं तो लोग उसको कहते हैं छंद बनाना, है ना, जब मैं जोर से रोता हूं तो लोग उसको कह देते हैं कविताएं बनाना। तो ट्रू है फॉल्स है? सत्य है। क्या कहेंगे भाई? सत्य है। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। अब कहा गया कवि भौतिक वैभव धन दौलत को बहुत महत्व देता है, तो क्या यहाँ पर कवि भौतिक वैभव को बहुत महत्व देता है, धन दौलत को बहुत महत्व देता है? बताएंगे बेटा। यहाँ पर कहा गया है कि क्या कवि जो है भौतिक वैभव यानी कि जो हमारे धन दौलत है, रुपया पैसा है, उसको बहुत महत्व देता है, तो क्या कहोगे दोस्त? असत्य है। क्या कहेंगे बेटा जी कि नहीं भैया ये बात गलत है, ये बात असत्य है? ठीक है। अब कहा गया कवि एकाकी जीवन में स्वयं से प्रश्न करता है, मुझसे मिलने को कौन विकल? क्या वो अपने एकांत भरे जीवन में, अपने एकाकी जीवन में खुद ही खुद से प्रश्न करता है, ये सवाल करता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल होगा? विकल मतलब क्या होता है पहले तो मुझे ये बताओ। विकल का अर्थ कौन कौन समझता है? विकल का अर्थ क्या है? विकल का अर्थ क्या होता है? कौन कौन समझता है भाई? यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है शब्द विकल, तो यहाँ पर मुझे बताएंगे भाई कि इस विकल का अर्थ क्या होगा?
हम्म। बेचैनी, बहुत बढ़िया बेटा जी। तो क्या कहेंगे कि मुझसे मिलने को कौन बेचैन है, किस में बेचैनी है, और ये है क्या? तो कह देंगे बेटा जी ये सत्य है कि कवि एकाकी जीवन में स्वयं से प्रश्न करता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल। चलिए बात करते हैं रिक्त स्थान की। रिक्त स्थान तो भाई दोनों में ही पूछा जाता है, चाहे राजस्थान बोर्ड हो चाहे एमपी बोर्ड हो, ठीक है। उत्सुकता नहीं बेटा जी, बेचैनी, है ना। चलिए देखिए, हाँ, उतावला, बेचैनी, एक्साइटमेंट, उत्सुकता, भाई सब एक ही तरह का शब्द है, ठीक है। अब यहां पर देखो कहा गया है कि मैं जग जीवन का डैश लिए फिरता हूं। क्या आएगा आंसर? मैं जग जीवन का डैश लिए फिरता हूं। आंसर क्या होगा? भार। वेरी गुड। क्या कहेंगे भाई? मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी ना डैश का ध्यान किया करता हूं। क्या बताएंगे भाई? स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी ना डैश का ध्यान किया करता हूं। स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी ना जग का, क्या कहोगे भैया? जग, ये दुनिया, ये संसार। तो यहाँ पर जग का मतलब संसार से है, दुनिया से है ना भैया। नहाने वाला जग की बात ना हो रही है यहाँ पर, ठीक है भाई। चलिए, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। कहा गया है कि है यह अपूर्ण डैश न मुझको भाता। है यह अपूर्ण डैश, अपूर्ण डैश न मुझको भाता। तो यहाँ पर प्यारे दोस्त क्या कहेंगे? है या अपूर्ण डैश न मुझको भाता, क्या कहोगे भाई? बहुत बढ़िया भावी वर्मा, बहुत बढ़िया बेटा जी। तो क्या कहेंगे भाई कि यह संसार, ठीक है। नेक्स्ट, मैं जलता हृदय में अग्नि डैश करता हूं। मैं जलता हृदय में अग्नि डैश करता हूं। क्या कहोगे? मैं जलता हृदय में अग्नि डैश करता हूं, तो मैं दहा करता हूं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती डैश, क्या बताओगे भाई? जो मुझको बाहर हंसा रुलाती डैश, तो यहां पर क्या उत्तर रहेगा? हाँ, जो मुझको रुला बाहर हंसाती, हाँ, जो मुझको हंसा बाहर रुलाती, कि भाई जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, तो क्या लिखोगे भाई? रुलाती अंदर, ठीक है, रुलाती अंदर। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। अब यहां कहा गया है कर यत्न मिटे सब डैश, बताएंगे बेटा? हाँ, यहां पर बताएंगे भाई कर यत्न मिटे सब डैश, यहां पर क्या आएगा? कर यत्न मिटे सब डैश में क्या आंसर आएगा? हम्म। कर यत्न मिटे सब सत्य, क्या कहोगे जी? कर यत्न मिटे सब सत्य, किसी ने जाना जो जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता। बताइए भाई क्या आएगा यहाँ पर? जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता डैश। यहाँ क्या उत्तर रहेगा भाई?
जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता डैश, क्या उत्तर रहेगा? क्या कहोगे भाई? जग इस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, क्या कहोगे दोस्त? वैभव। क्या कहेंगे साथी? वैभव। यह सोच परों में चिड़िया के भरता कितनी डैश है, क्या आएगा? यह सोच परों में चिड़िया के भरता कितनी डैश, तो क्या बताएंगे भाई? भरता कितनी चंचलता है, क्या कहोगे जी? भरता कितनी चंचलता है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, वैभव आ चुके हैं भैया, चंचलता भी समाप्त हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे, प्रश्न उत्तर पे। तो देखिए भाई किस तरह से है। कहा गया है कि यहां पर सवाल है आपका दोस्त कि जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तो यहां पर पहले तो आपको ये समझना होगा कि दाना शब्द का मतलब क्या है। ठीक है भाई, है ना, कि दाना शब्द का मतलब क्या है। तो क्या कहेंगे दोस्त? क्या कहेंगे बेटा जी? क्या कहेंगे बेटा? दाना का मतलब होता है ज्ञानी। ठीक है, विद्वान की ये, चलिए क्या कहेंगे भाई? ज्ञानी। हम्म। हाँ, अब क्या कहेंगे भाई? यहाँ पर आपके सामने कहा गया है, यहाँ पर दाना, जहां पर ज्ञानी रहते हैं वहीं नादान भी रहते हैं। कवि को ऐसा क्यों लगता है? अब आपको पता चल गया, तो अब आप आंसर जो है अपने आप भी लिख सकते हो। और एक चीज मैं आपको ये बताऊं कि जब भी देखो, अब आपका टाइम बहुत ओवर हो चुका है ना, टाइम आपके पास ज्यादा बचा नहीं है। ठीक है, तो अब आपके पास जब टाइम नहीं बचा है तो आपको करना क्या है? हमने एक बार तो सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है, तो क्या हम दोबारा भी वही करेंगे? क्या दोबारा उसी तरह से करेंगे? तो भैया अब दोबारा सेम तरह से नहीं करना है। अब यहाँ पर आपके क्लास में रिवीजन हो रहा है, तो अब जब शाम को आपको 1 घंटा या आधा घंटा, पौना घंटा, जितना भी आपको लगता है कि हाँ हिंदी के लिए मुझे इतना टाइम देना सफिशिएंट है। हो सकता है किसी को 1 घंटा लगे, किसी को 50 मिनट लगे, किसी को 45 मिनट लगे, पर फिर भी 1 घंटे से कम पढ़ने की कोशिश मत करना, है ना। इसमें आपको करना क्या है कि सभी उत्तरों को लिख कर देखना है ना, लेखन करना है हर चैप्टर के। जो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवा रही हूँ, चाहे तो उसको देख के लिखो, चाहे बिना देखे लिखो, चाहे अपनी भाषा में लिखो। क्योंकि अभी आपने पढ़ लिया है, सिर्फ पढ़ने से, रीड करने से काम नहीं बनने वाला। जब उत्तर लिखने बैठोगे ना, तो जब उत्तर लिखने बैठोगे बेटा, उस समय पर आपके दिमाग में शब्द नहीं आएंगे। शब्द तभी आएंगे जब आपने लिखा हुआ होगा, कुछ उत्तर एक सटीक बना रखा होगा, तभी लिख पाओगे। अगर सोच रहे हो कि बस रिवीजन करें, क्लास लें, इससे हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है ना। एमपी बोर्ड वालों की तो भाई 7 फरवरी को एग्जाम है, 7 या 8 को, 7 को, है ना। और भाई चलो राजस्थान वालों के अप्रैल में भी हैं, तो भैया कौन सा इतना दूर है। अभी पढ़ना शुरू कर दो, सिलेबस कंप्लीट करो अपना, फिर आराम से एग्जाम टाइम पर मजे करना। चलिए ओके, नेक्स्ट पर देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। कवि कहते हैं कि यह दुनिया एक तरह से विरोधाभासों से भरी हुई है। इसमें जहां एक ओर समझदार और बुद्धिमान लोग रहते हैं, वहीं दूसरी ओर मूर्ख और नासमझ लोग रहते हैं। अब मुझे ये बताओ, क्या किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, हेड और टेल। अब धरती पर भी मनुष्य है तो अच्छा भी है, बुरा भी है, मूर्ख भी है, विद्वान भी है ना, सकारात्मक सोच के भी है, नकारात्मक सोच के भी है, यानी कि हमेशा दोनों ही पहलू हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज कही जा रही है कि भाई अच्छे लोग और बुरे लोग, दोनों लोग एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही धरती पर रहते हैं। कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपने जीवन में सच्चाई का मार्ग अपनाते हैं। बुद्धिमान लोग अपने जीवन में सच्चाई, परम सत्य या ब्रह्म को समझने और मोक्ष पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मूर्ख लोग, भैया मूर्ख लोगों की पहचान देखो, सिर्फ धन कमाने में, सुख सुविधा को, आराम से ऐशो आराम की जिंदगी ढूंढते हैं और भौतिक चीजों को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। और कहा जाए, इसीलिए कवि ने कहा कि जहां समझदार लोग होते हैं वहीं नासमझ भी पाए जाते हैं, कि जहां समझदार लोग होते हैं वहीं नासमझ लोग भी पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ
आगे आते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर जो और वाला क्वेश्चन है ये आपका भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्या कहा गया है कि मैं और जग और, हम कहते हैं ना भैया मैं तो और ही हूं, वो उससे अलग तो भाई अलग पहचान है मेरी, तो हम अपने आप को एक अलग ओहदा देते हैं कि, तो यहाँ पर भी कवि क्या कह रहे हैं, मैं और ये जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में शब्द की विशेषता बताइए। तो इसकी विशेषता देखो, क्या कहा कि इस पंक्ति में और शब्द का 3 बार इस्तेमाल हुआ है, अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए इसमें यमक अलंकार है। पहला और क्या है जी, तो कहेंगे भाई पहला और कवि के भावुक स्वभाव को दिखाता है। पहला और क्या है भाई, तो कहेंगे कवि के भावुक स्वभाव को दिखाता है कि मैं और हूं। ठीक है भाई। दूसरा और क्या है बेटा, तो कहेंगे भाई दूसरे और का मतलब है तथा, और तीसरा और का क्या मतलब है, तो कहेंगे भाई इसका मतलब है दुनिया की भौतिक सोच को बताता है, कि दुनिया की भौतिक सोच। ठीक है, चलिए विकास बेटा एक बार चेक कर लेती हूं मैं, है ना, एक बार मैं चेक करके फिर आपको कंफर्म करती हूं। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर क्या कहा गया है कि भाई असल में और शब्द कवि और दुनिया के बीच के अंतर को दिखाता है, और यह शब्द यह भी बताता है कि कवि का स्वभाव सोच दुनिया की सोच से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल परे है, बिल्कुल हटकर है। ठीक है जी, आगे आइए। अब यहां कहा गया है शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है। भैया जब तुम्हारी वाणी इतनी शीतल है तो इसमें आग क्यों लिए फिरते हो। कवि ने कहा है ना कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, तो उसी ही पंक्ति का आपको यहाँ पर अर्थ बताना है। किस तरह से, तो इस पंक्ति का मतलब है कि जब कवि अपने गीतों को गाता है, जब कवि गीत गाता है तो गीत कैसे होते हैं भाई, गीत क्या पत्थर मारने वाले होते हैं। कभी आपने पत्थर मारने वाले गीत सुने? हाँ जी, आप लोगों के यहाँ भी भाई अपने क्षेत्रीय गीत होंगे, जैसे हमारे यहाँ गाया जाता है भाई गाड़ी लेबो घोड़ा लेबो, कैसे है किस तरह से भाई, ये तो बहुत वायरल भी हुआ था, देखो मैं भूल भी गई। गाड़ी लेबो घोड़ा लेबो, लेबो हीरो होंडा, लगाव 4 डंडा दिमाग होई ठंडा, लगाव 4 डंडा दिमाग होई ठंडा। तो ये जो गीत है, क्या कोई गीत गुस्से में होता है? गाड़ी लेबो घोड़ा लेबो, लेबो हीरो होंडा, क्या ऐसे गुस्से में गाता है कोई? नहीं गाता ना, आराम से ही तो गाते हैं, प्यार से ही तो गाते हैं, उसमें हमारी भावुकता ही तो होती है, हमारे इमोशंस ही तो होते हैं ना भैया, कोई पत्थर तो नहीं मार रहा होता है। तो ऐसे ही कवि कह रहे हैं कि जो मेरे गीत हैं, जो मेरी कविताएं हैं, जब मैं उनकी बात करता हूं तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई, लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कहते हैं कि मेरी जो वाणी है बहुत शीतल है, बहुत मधुर है। ठीक है, लेकिन वास्तविकता क्या है जी? हाँ, पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, तो भैया पत्थर से नहीं मारा जाएगा दीवाने को, लेकिन अगर तुमने अभी दीवाने से हटकर पढ़ाई नहीं करी तो घर वाले तुम्हें डंडे से जरूर मारेंगे, पत्थर से तो भैया वो भी नहीं मारेंगे। पता है कि भाई बालक हैं, बच्चे हैं, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो, है ना, तुम्हें आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे, दोबारा पढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे, लेकिन पत्थर से तो नहीं मारेंगे। माँ बाप भाई ऐसे तो नहीं होते हैं। चलिए देखो, अब कह रहे कि इस पंक्ति का मतलब है कि जब कवि अपने गीतों को गाता है तो उसकी आवाज बहुत मीठी और शांत लगती है ना, उसकी आवाज बहुत मीठी, बहुत शांत है, उसके शब्दों में कोमलता और प्यार होता है। कभी आपने शेर व शायरी सुनी है किसी ने, किसी भी तरह की शेर व शायरी, गीत संगीत, ये तो सुनते ही हो, गजल वगैरह सुना है? उसमें जो गाने वाला होता है इतना मधुर आवाज में वो गाता है, इतनी मुलायम, इतनी सॉफ्ट आवाज में वो गाता है कि आपको सुनकर बहुत आनंद मिलता है, बहुत खुशी मिलती है ना। अगर वही कर्कश ध्वनि में गाए, तेज तेज गाए, चीख चीख के गाए, तो भैया आप जो कान में सुन रहे हो वो चीजें आपको इरिटेट करेंगी। तो कह रहे हैं कि भाई कवि भी वैसे ही बहुत मीठी और शांत आवाज में गुनगुनाते हैं, गाते हैं। हाँ, अब क्या कहा गया, कहते हैं कि वास्तव में बात की जाए, असल में इन गीतों के अंदर उसका गुस्सा और विरोध छुपा होता है।
अब कोई भी पंक्ति हो, गीत कैसा भी हो, देखो हर तरह के भाव होते हैं गीतों में, प्रेम के भी होंगे, गुस्से के भी होंगे, क्रोध का भी होगा, भैया वीरता का भी होगा, हर भाव होगा। लेकिन बेटा, लेकिन प्यारे दोस्त, यहाँ पर आप देखोगे कि गुस्सा और विरोध छुपा होता है। बाहर से उसकी वाणी भले ही शांत लगे, लेकिन भीतर से वह समाज के प्रति असंतोष और विद्रोह से भरा होता है। जैसे उन्होंने क्या कहा कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, तो इसमें क्या है, इसमें गुस्सा ही तो है, इसमें एक गुस्सा, एक अकेलापन ही तो छिपा हुआ है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। तो भैया ये गुस्सा ही है ना। आगे देखो, मोहित प्रजापत, बेटा जी थोड़ा हिंदी में लिखो ताकि मैं भी समझ पाऊं। चलिए भाई, या तो इंग्लिश में लिखिए या फिर हिंदी में लिखिए। 3 लैंग्वेजेस आती हैं मुझे, हिंदी, इंग्लिश और भोजपुरी, ठीक है। बाकी आपने जो लैंग्वेज लिखी है वो सच में मुझे नहीं समझ में आ रही कि किस लैंग्वेज में लिखी है ये। चलिए, सच के सांवर के जब आवेलू रानी। भैया पूरा गाना सुनाना पड़ेगा तुम्हें, फिर मैं सुना पाऊंगी। लिख के भेजो तुम लोग, फिर सुना पाऊं मैं गाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है। अब कह रही है कि एक और तो बात कर रही है जग जीवन का भार लिए फिरती है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए फिरती है, और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। दूसरी ओर कह रहे हैं कि मैं भाई जग का ध्यान ही नहीं करता हूं, मैं इस दुनिया का ख्याल ही नहीं करता हूं, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, कविता एक तरफ यह दिखाती है, कह रही कि विपरीत से लगते हैं, ये अलग अलग लगते हैं, ये दो बातें लग रही है, विरोधाभास की बातें हैं। एक और तो कह रहे हैं कि जग का ध्यान किया करता हूं, जग का भार लेकर भैया चल रहा हूं, इस दुनिया संसार का भार लेकर चल रहा हूं। दूसरी ओर कह रहे हैं कि भैया मैं क्या करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। तो देखो, कहते हैं भाई कविता एक तरफ यह दिखाती है कि कवि दुनिया की जिम्मेदारियां निभाता है, और दूसरी ओर वह कहता है कि वह कभी दुनिया की परवाह नहीं करता। ये बातें विरोधी लग सकती हैं, लेकिन इनका मतलब है कि कवि समाज में रहकर अपने कर्तव्यों को निभाता है, फिर भी अपनी निजी इच्छाओं में किसी का दखल नहीं चाहता है। और कहते भाई कवि की जिंदगी में प्रेम का खास महत्व है, और वह अपने प्रेम को ही सबसे जरूरी मानता है, इसीलिए वह समाज की रूढ़िवादी बातों या उल्लाहनों की परवाह नहीं करता है, और वह कोशिश करता है कि सामाजिक जिम्मेदारियों और अपने प्रेम के बीच संतुलन बनाए रखे। हाँ, चलिए जी आगे आ जाए। भैया देखो, जैसे तुम गाने की डिमांड कर रहे हो ना, या कर रही हो, वैसा गाना मैं सुना नहीं सकती, ठीक है। ना ही मुझे ये गाना, देखो सुना है ऐसा नहीं, नहीं सुना है, पर आता नहीं है, ठीक है। कह रहे हैं मोहित की दीदी राजस्थानी नहीं आती, कालियो कुद पड़ियो मिला में। इसका मतलब क्या है बेटा, एक बार मुझे ये भी बताओ। मैं अगर नहीं आती तो मैं तुमसे सीख लूंगी। अगर तुम डेली भी 1 कमेंट 2 कमेंट राजस्थानी में कर रहे हो ना, तो मुझे याद हो जाएगा पक्का कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। अगली बार बोलोगे तो वो तुम्हें उसका उत्तर फिर वैसे ही मिलेगा, ठीक है भाई। आती कालियो कूद पड़ियो मिला में, अब मुझे इसका मतलब बताओ। चलिए चलिए भाई, आगे क्या है कि बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झांक रहे होंगे। बच्चे किस उम्मीद में, किस बात की आशा में नीडों से झांक रहे होंगे। तो क्या कहेंगे दोस्त, यहाँ पर उत्तर आपका क्या रहेगा भाई। नीडो मतलब क्या है, तो घोंसला है, कि बच्चे किस उम्मीद में घोंसलों से झांक रहे होंगे। तो कहा गया है बच्चे अपने माता पिता के जल्दी लौटने की उम्मीद में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। उनके माता पिता सुबह से ही उनके लिए खाना ढूंढने निकले होंगे। भूख से परेशान और माता पिता के प्यार से दूर बच्चे बेसब्री से इनका इंतजार कर रहे होंगे। इसीलिए कहा जा सकता है कि वे माता पिता के पास आने की उम्मीद में घोंसलों से झांक रहे होंगे, ठीक है जी। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है कि संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। कि भाई किसका जीवन ऐसा है जिसमें कोई गम नहीं है, जिसमें कोई दुख नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आपने कभी देखा हो जिसके जीवन में कोई गम आया ही ना हो, कोई दुख आया ही ना हो। तो भाई बताओ। अच्छा, कालियो कूद पड़ेयो मेला में सॉन्ग का नाम है। मुझे लगता है फिर मुझे सर्च करना पड़ेगा। हाँ
ना बेटा भाई, राजस्थानी नहीं आती है मुझे, है ना, समझ भी नहीं आता है। अगर समझ की भी बात की जाए, थोड़ा बहुत अगर सामने से कोई बोले तो फिर भी एक दो शब्द पल्ले पड़ जाएंगे, बाकी वैसे तो नहीं भैया, बहुत मुश्किल है। हाँ, बाकी अब जैसे बच्चे कह रहे हैं ना, एक बार मैं इस गाने को जरूर जाके सर्च करूंगी, कलियो कूद पड़ा मेला में। ठीक है भाई, चलो आगे देखो, उत्तर पे आते हैं। क्या कहा, सुख दुख लाभ हानि और आनंद कष्ट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक को समझने के लिए दूसरे का अनुभव जरूरी है। जीवन के रास्ते पर चलते हुए इंसान को कई बार दुख और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्य से हट नहीं सकता। ये जो जीवन है, ये जो जिंदगी है, कई बार लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने रास्ते से पीछे हट जाएं। कहते हैं कि इस पर निर्भर करता है कि इंसान इन मुश्किलों को कैसे निपटता है। अगर वह आत्मविश्वास के साथ, अगर वह कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराते हुए इन दुखों को सहन करता है तो दुख कम लगने लगते हैं और वह मुश्किल समय को भी खुशी से पार कर सकता है। भाई दुख तो है जीवन में, मुश्किलें भी हैं, कठिनाइयां भी हैं। अब इनको भाई आत्मविश्वास के साथ हमें टैकल करना होता है, या तो हंसते हुए या फिर रोते हुए। दो तरीके हमारे पास होते हैं, तो हंस के भी बिता सकते हैं और रोकर भी बिता सकते हैं। तो क्यों ना भाई हंसते हंसते बिताएं अपने जीवन को, खुशी खुशी बिताएं अपने जीवन को, है ना। चलिए ठीक है भाई, दीदी बुंदेली भाषा सीख लीजिए। तुम लोग एक काम करो, मुझे सारी भाषाएं सिखा दो, है ना, थोड़ा 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 सारी भाषाएं सिखाते रहो। पहले एक काम करती हूँ, एक टास्क लेते हैं। अभी मैंने राजस्थानी वाला एक जो बोली, एक जो सॉन्ग इन्होंने बताया, उसको एक बार कल सर्च करके आती हूँ, फिर अगली भाषा सीखेंगे। चलिए। चलिए भाई, तो अब अपनी इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं बेटा जी। कल मिलेंगे सेम टाइम पर शाम को भाई 4 बजे। तब तक के लिए सभी साथी, सभी दोस्त अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। सभी को नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।